हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप पॉलिटी कंटिन्यूटी के साथ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो है अध्याय 13 पढ़ेंगे। जो इसके ठीक पहले हम लोग अध्याय 12 पढ़ चुके हैं निर्वाचन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, ठीक है, उसकी सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, और चुनाव से संबंधित जो सुधार समितियां हैं, सुधार के लिए जो समितियां हैं, जैसे तारकुंडे समिति, इंद्रजीत समिति, ठीक है, केशंथानम समिति, ठीक है, तो इस तरीके से जो समितियां हैं उनके बारे में उस चैप्टर में पढ़ा। आज हम लोग उसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे हैं अध्याय 13। ठीक है, अध्याय 13 किसके बारे में है? तो कुछ वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। चैप्टर का नाम क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। तो कुछ वर्गों का क्या तात्पर्य यहाँ पर है? तो देखो, वैसे भी हम देखें तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में आप देखोगे तो हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा कैसा भारत का निर्माण भविष्य में करना है या कैसा होना चाहिए हमारा देश, उस बात की छवि आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे उसमें लिखा नहीं है, भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो इस तरीके से तो अब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है। तो अगर न्याय की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र के आधार पर कहीं का भी हो, उसे सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। कि इसका क्या तात्पर्य है? इसका सिंपल सा तात्पर्य है, अगर कोई एससी है, कोई सामाजिक रूप में से कमज़ोर एसटी है, कोई अन्य जैसे तब आंग्ल भारतीय थे, ठीक है, या जैसे ओबीसी हैं, ठीक है, अर्थात ऐसे सामाजिक स्तर के लोग जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी सुदृढ़ नहीं है, अपेक्षाकृत सुदृढ़ नहीं है, उनके लिए क्या है? विशेष प्रावधान। उन्हीं के लिए क्या है? विशेष प्रावधान का निर्माण हमारे संविधान में कर रखा गया है। इसका एक उद्देश्य है कि ताकि हमारा देश कैसा है? समानतापूर्ण हो और कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके, ताकि जिसमें समाज में क्या है? अनइक्वलिटी जैसी चीज़ कोई ना हो, एकदम समृद्ध देश हो। ठीक है, तो इसी के लिए इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो पृष्ठभूमि देख लीजिए, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। आप रिलैक्स मोड में हो करके एज ए ऑफिसर आप बैठिए और अपने टारगेट को माइंडसेट में रख करके पढ़िए। बहुत अच्छे से आप में उतार दूंगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। पृष्ठभूमि की बात कर लें तो कुछ विशेष वर्गों के लिए जो प्रावधान है वो भाग 16 में है, क्योंकि भाग 15 पढ़ चुके जिसमें निर्वाचन के बारे में। तो भाग 16 है और अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 के क तक इनके बारे में उल्लेख है। उद्देश्य की बात कर ले, ठीक है, उद्देश्य की बात करें कि आखिर में विशेष प्रावधान का उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया है। तो जैसे अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीय इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि आप आगे देखेंगे कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है? आंग्ल भारतीयों का जो कॉन्सेप्ट था उसे क्या कर दिया गया? देश में समाप्त कर दिया गया है, इसलिए उसका जिक्र यहाँ पर मैंने किया नहीं है। तो इनके उत्थान के बारे में, किसके बारे में? एससी, एसटी और ओबीसी जैसे कुछ विशेष वर्गों के लिए क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से विशेष उपबंध किया गया है। ठीक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति संबंधी क्या प्रावधान है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति संबंधी क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं? ठीक, देखिए अनुच्छेद 66 में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना आप। अगर कभी पूछे कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और जनजातियों संबंधित परिभाषा दी गई है क्या? तो परिभाषा कहीं नहीं है। क्या होगी उसकी परिभाषा? माने किसी एसटी एससी घोषित किया जाएगा, एग्जैक्ट उसकी कहीं भी परिभाषा नहीं है। ये सीधे सवाल आए तो सीधे आप टिक कर देना हाँ। बट अगर ये कहे कि किस आर्टिकल में ठीक है एससी एसटी से संबंधित कुछ हद तक परिभाषा दी गई है, एससी एसटी से संबंधित कुछ परिभाषाओं का उल्लेख
किया गया है। तो 366 कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे मैं आपको समझाता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे हैं एक तरफ कह रहे हैं परिभाषा दी ही नहीं गई, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि परिभाषा का माने इस यह परिभाषा खंड है। 366 एक परिभाषा खंड है जिसमें कुछ परिभाषाएं दे रखी है SC ST की। देखो क्या दिया है उसको पहले पढ़ लो तब समझ में आएगा। अनुच्छेद 366 में जो परिभाषा खंड है उसमें ये लिखा है कि वे लोग SC कहलाएंगे, ठीक है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत आएंगे जो अनुच्छेद 341 के अंतर्गत जिन्हें अनुसूचित जाति समझा जाता है। समझ गए? तो किसको समझा जाता है इसकी कोई बहुत क्राइटेरिया नहीं, अगर क्राइटेरिया बताई गई थी तब तो परिभाषा हो जाती है। तो ये कह रहा है कि अनुच्छेद 341 की नज़र में जो SC समझा जाता है उसे SC कहा जाएगा, और अनुच्छेद 342 की दृष्टि से जिसे अनुसूचित जनजाति समझा जाता है, ठीक है, वो ST में आएगा। इसका मतलब 341 और 342 का उल्लेख अनुच्छेद 366 के परिभाषा खंड में किया गया है। तो आप देखो कहीं स्पष्ट SC कौन होगा ST कौन होगा इसकी कोई परिभाषा एग्जैक्ट दी गई है क्या? नहीं दी गई है ना। तो ये ध्यान से, लेकिन हमें पेपर में क्या आता है हमें वो ध्यान रखना है भाई। हम तो बिल्कुल ये नहीं पढ़ाते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ाना है, हमें कम पढ़ाना है और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाना है। ध्यान से हमें ये याद रखना है कि वो थोड़ी बहुत क्राइटेरिया को उल्लेख कहाँ SC के बारे में है, तो 341 में जो SC समझे जाएं और 342 में जो ST समझे जाते हो। क्लियर हो गई बात? बस 341 आर्टिकल रट लेना है, 342 आर्टिकल रख लेना है, और 366 जो परिभाषा खंड है उसी में 341 342 के अंतर्गत SC ST का उल्लेख किया गया है। बस ये ध्यान रखना है। अब हम देख ले आगे। देखो बहुत अच्छे से हमने डायग्राम फ्लो चार्ट बनाया है, देखो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से 341 से एक एरो यहाँ लाया और 342 से एक, माने SC ST को दोनों एक साथ लिखने वाला हूँ। क्या लिखा हूँ? राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र माने यूनियन टेरिटरी के संबंध में उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर किसी जाति को क्रमशः अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति घोषित किया जा सकता है। अब आपके पेपर में आए कि भैया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कौन घोषित करता है, तब आप संसद मत लगाना। राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी क्षेत्र के SC माने किसी भी क्षेत्र की जाति, किसी जाति को क्या है ST अथवा SC अथवा ST की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है, बस उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेने के बाद, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति, हमें क्या याद रखना है? राष्ट्रपति, ठीक है। और SC की थोड़ी परिभाषा कहाँ है? 41 में, कि 41 की नज़र में जो SC समझा जाए, 42 में ST जो अनुच्छेद 42 की नज़र में ST समझा जाए, बस इतनी बात। और SC ST कौन तय करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन एक नोट पॉइंट देखो, ये बहुत अलग पॉइंट है। जैसे राष्ट्रपति ने क्या है राज्यों के राज्यपाल से, ठीक है, 5 जातियों को ST शामिल कर दिया, ST 5 जातियों को ST घोषित कर दिया, ठीक है, और 2 जातियों को SC घोषित कर दिया, क्योंकि राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। अब टोटल 7 हो गए। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट देख लीजिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा विनिर्दिष्ट SC और ST की जो सूची है, जैसे ये 5 और ये 7, इस सूची में से किसी भी जाति को ST की श्रेणी से निकाला जा सकता है, SC की श्रेणी से निकाला जा सकता है, अथवा किसी अन्य को इसकी सूची में शामिल भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा, माने सूची में जोड़ा और उससे हटाया भी जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। लेकिन याद रखना SC ST को अगर निर्धारित करने का पेपर में आए तो हम टिक क्या करेंगे? तो हम टिक करने वाले हैं क्या? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल से विनिर्दिष्ट सलाह के बाद। आगे देखिएगा, स्थानों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट।
अब यहाँ से फैक्ट, आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल रटो यहाँ से। अब एक साथ याद रखना, जैसे 330 और 332, ऐसे ही हम आगे याद रखेंगे 331 और 333, एक साथ ध्यान से समझना तभी याद होगा। 330 में और 330 और 332 क्या है? सीटों का आरक्षण है, स्थानों का, रिजर्वेशन ऑफ सीट किसका है? तो 330 के तहत लोकसभा में SC ST की सीटों का आरक्षण है, और 332 के तहत राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनमें, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनमें, ठीक है, SC ST की सीटों का आरक्षण। तो लोकसभा में SC ST की सीटों का, जैसे टोटल लोकसभा की सीटें कितनी है वर्तमान में? 543 है। तो 543 में SC के लिए कितनी रिजर्वेशन सीटें हैं? 84 सीटें हैं, और ST की कितनी सीटें हैं? 47 सीटें हैं। समझ गए ना? ऐसे राज्यों की विधानसभाओं में SC के लिए और ST के लिए क्या है? सीटों का आरक्षण होता है, लेकिन वह अनुच्छेद 332 के तहत। तो 330 लोकसभा में सीट SC ST के लिए, और 332 राज्य विधानसभाओं में SC ST की सीटों का आरक्षण। ठीक, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, यहाँ पर नोट लिखा है कि 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334, अभी देखो 330 332 एक साथ पढ़े, और 331 333 एक साथ पढ़ाऊंगा, और 334 उसके बाद है। तो 334 में संशोधन करके SC ST सीटों के आरक्षण, SC ST के सीटों का जो आरक्षण है उसे 10 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। माने जितना, जैसे लोकसभा में 84 SC और 47 SC ST सीटों की संख्या है, ठीक है, तो यह क्या है? अगले 2020 से अगले 2030 तक, माने 10 साल के लिए क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है, यथावत रहेगा, माने यही सीटों की संख्या बनी रहेगी। और इसी आर्टिकल के तहत, माने इसी अमेंडमेंट 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा ही जो अनुच्छेद, ठीक है, यहीं पर बताता हूँ, अनुच्छेद 331 और 333 यह आंग्ल भारतीयों के लिए है। आगे भी बता देता, आगे लिखा है तो क्यों यहाँ पर डिस्कस करूँ, आगे आपको बता दूंगा। देखो यहाँ पर लिखा है ना, आंग्ल भारतीयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए कुछ प्रावधान। तो आंग्ल भारतीयों के लिए प्रावधान 331 और 333 आर्टिकल में। 331 में लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन का प्रावधान था, और 333 आर्टिकल के तहत राज्य विधानसभाओं में, प्रत्येक राज्य विधानसभाओं में 1 आंग्ल भारतीयों के मनोनयन का प्रावधान था। किंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीयों के मनोनयन का प्रावधान क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यही बात आपको बता रहा था। आगे देख लीजिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग। क्या लिखा है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। इसके बारे में हिस्ट्री को मैंने क्या कर रखा है? फ्लो चार्ट में बना रखा है। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो मैं ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ा पाऊँगा। ठीक है, देखो फ्लो चार्ट में क्यों लिखा हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ें क्रम से समझ में आती रहें और रट सकें आप अच्छे से। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग कमीशन है, NC/SC और NC/ST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मूल संविधान में क्या SC/ST आयोग के बारे में जिक्र था? तो नहीं। मूल संविधान में अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी, माने SC/ST के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान था। किसका प्रावधान है? प्रावधान था एक विशेष अधिकारी SC/ST के लिए, एक उसके उत्थान, SC/ST के उत्थान, विकास, ठीक है, उनको मेन स्ट्रीम में, उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था, जिसके आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान बाद में आगे चल करके 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा किया गया। माने पहले 338 के तहत एक विशेष अधिकारी का जिक्र किया गया था, ठीक है,
जिसमें संविधान संशोधन करके 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा, ठीक है, एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। और ऐसे आयोग का गठन कौन करता? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता। फिर आगे चल कर के 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा 79वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा सन 2004 में, ठीक है, अनुच्छेद 338 में परिवर्तन करते हुए दो आयोग का गठन किया गया। एक अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट NCSC आयोग बनाया गया। और अनुच्छेद 338 का ए या क जोड़ करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया। इसका क्या मतलब है? 2004 के पहले 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा जब राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, तब जानते हैं SC और ST आयोग एक साथ ही था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एक ही में था। लेकिन 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 अधिनियम 2003 के द्वारा 2004 में क्या कर दिया गया? दोनों के लिए अलग अलग आयोग कर दिया गया। बस इतनी बात याद रखना है। दोनों के लिए जब अलग अलग आयोग किया गया तो 38 में NCSC है और 38 के कम NCST है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक, तो ये है। अब यहाँ पर दोनों आयोग के सदस्य माने इसकी संरचना देख लिए तो यह 5 सदस्यीय आयोग है। क्या है? 5 सदस्यीय आयोग है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ऐसे इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, ठीक है, यही इनकी संरचना है। ऐसे ही याद रखेंगे। आगे चल करके एक अलग से पॉइंट यहाँ लिखने की जगह अरेंज नहीं कर पाया था, ठीक है, आगे के फ्लो चार्ट में ऐसा होना चाहिए था कि इसी में आगे चल करके अमेंडमेंट करके क्या कर दिया जाएगा? 338 का ख जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? क है ना, क में ST आयोग है, राष्ट्रीय ST आयोग है। ऐसे 338 का ख जोड़ा जाएगा संविधान संशोधन करके। उसमें क्या है? राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा आयोग माने नेशनल OBC कमीशन। क्या किया जाएगा? अन्य पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। उसमें भी क्या है? उसकी भी संरचना 5 सदस्यीय होगी। उसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे। यही चीज़ होगी कॉमन। तो एक जैसी सिमिलर है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ बारीकियाँ देख लीजिएगा। इसका अध्यक्ष कौन बनता है? तो जो अनुसूचित जाति से संबंधित होगा वो क्या बनेगा? वो इसका अध्यक्ष बनता है। और सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है ये रट लीजिएगा। 5 वर्ष टिक मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। SC ST आयोग या OBC आयोग की बात करें तो 3 वर्ष इनका कार्यकाल कितना है? सरकार ने ही अमेंडमेंट किया है, 3 वर्ष कर दिया है। यही BJP गवर्नमेंट के द्वारा ही किया गया है, 3 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट SC ST माने नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब वाले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में नोट एक है कि कम से कम इसमें क्या है? इस आयोग में कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है। इसका भी कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का, ठीक है। तो आपने देखा 338 में एक कार्यकारी केवल अधिकारी की बात की गई थी। फिर आगे चल करके 65वें संविधान संशोधन के द्वारा एक आयोग के राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। लेकिन उसमें क्या है? उसमें SC ST दोनों आयोग एक साथ ही थे। लेकिन 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा 2004 में दोनों के लिए अलग अलग कर दिया गया। फिर आगे चल करके संविधान संशोधन करके 38 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। आगे चल करके अमेंडमेंट करके 338 का ख जोड़ा जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय OBC आयोग का गठन किया जाएगा। जो आगे यहाँ पर लिखा है वह अमेंडमेंट केवल दिमाग में नहीं आ रहा था, वो अमेंडमेंट देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा, ठीक है, यह राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया गया। आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। देखो एक्चुअली मैं आपको समझा दूँ पहले। अगर मैं लिखना हो जो किताबों में है, जैसे लिखा जाना है, ठीक है, वो तो है कि आप ऐसे लिखते,
यहाँ पर अनुसूचित जाति आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ, फिर इसे लिखने के ठीक बाद क्या लिखेंगे आप, अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे राष्ट्रीय ओबीसी माने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, अब मुझे हैंड राइटिंग करना था, मुझे हाथ से ही लिखना था, तो मैं एक ही चीज़ को एग्जैक्ट सेम टू सेम चीज़ को मैं 2 बार क्यों लिखता, इसीलिए मैं इतना समझा दे रहा हूँ ताकि मैं 2 बार ना लिख सकूँ, एक बार एक जगह समझा सकूँ। जैसे सारे के सारे फीचर्स क्या हैं, बस एससी की जगह एसटी लिखना है, बाकी सारे के सारे क्या है एकदम सेम है। जैसे एक दो लाइन उदाहरण पढ़ के समझाता हूँ। जैसे देखो, इनके कार्य एवं शक्तियाँ थी, इनके कार्य क्या है वो देख लीजिएगा। जैसे अगर एससी के लिए लिखते, एससी आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ पढ़ते तो क्या पढ़ते, एससी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा, निरीक्षण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा करना। और अगर एसटी आयोग के कार्य पढ़ते तब क्या लिखते, एसटी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा, निरीक्षण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा करना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एसटी, पहले एससी के बारे में लिखा था, लेकिन बाद में दिमाग में आया कि सब तो कॉमन चीज़ है, तो मैंने अब लिख करके एसटी भी लिख दिया। मैंने एससी एसटी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा और निरीक्षण एवं क्रियान्वयन करने का काम कौन करता है, एससी एसटी आयोग करते हैं। इसका क्या मतलब है, मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। जैसे संविधान में एससी एसटी के लिए जो भी प्रावधान, जिस भी आर्टिकल, जिस भी भाग, जिस भी अनुसूची में इनके उत्थान का प्रावधान किया गया है, क्या उसके अनुसार सरकारें काम कर रहे हैं कि नहीं, इस बात की समीक्षा करना, निगरानी करना, उस पर सलाह देने का काम करने के लिए ही एससी एसटी आयोग का गठन किया गया है। यही पहली लाइन लिखी है। दूसरा क्या है, एससी एसटी के हितों की सुरक्षा करना तथा उनके विकास संबंधी सुझाव को, सलाह को देना, ताकि जिससे कि क्या है, राज्य विधानमंडल को अगर दिया जाएगा तो राज्य विधानमंडल उस पर अच्छी नीतियाँ बना पाएंगे और एससी एसटी का उत्थान कर सकेंगी ज़्यादा अच्छा। और अगर संसद को एडवाइस देंगे तो संसद नियम कानून बना करके सरकारों के द्वारा इम्प्लीमेंट करा करके उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ सकेगा। आगे देख लीजिएगा, एसटी एसटी के माने सामाजिक आर्थिक विकास एवं कल्याण संबंधी क्या करना, सुझाव देना। तो आयोग का काम क्या है, माने कुल मिलाकर के इनका मुख्य कार्य क्या होता है, जो भी संविधान के तहत प्रावधान किया गया क्या उसके अनुसार सरकारी काम कर रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं कर रहे हैं तो उस पर सुझाव देना ताकि वो ऐसा करें। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से इनकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति कैसी होगी, एससी एसटी की सुदृढ़ होगी और इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये समाज की मुख्य धारा में बराबरी के स्थान पर आ सकेंगे। यही इनका मुख्य उद्देश्य है, इन्हीं के संदर्भ में सलाह देते हैं। ठीक है, और क्या है देखिए, इनके उत्पीड़न संबंधी शिकायतों का निराकरण करने के लिए प्रशासन तथा पुलिस को क्या करते हैं, निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, अगर किसी एससी एसटी के अगेंस्ट कोई भी मामला अगर उत्पन्न होता है तो वो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है, पुलिस के पास न जा कर के सीधे एससी एसटी आयोग में भी अपनी शिकायतें कर सकता है। और अगर आयोग के पास जाता है तो आयोग उसकी रिपोर्ट को माने एफआईआर लिखने के लिए या उस पर कार्यवाही करने के लिए क्या कर सकता है, पुलिस को निर्देश देने तक की पावर इसके पास है। या प्रशासन माने जैसे आईएएस आईपीएस हैं, इन सबको भी क्या है, उनको अपने उसके कार्य माने एससी एसटी के शिकायतों को सुनने के लिए क्या कर सकता है, निर्देश डायरेक्शन दे सकता है, इतनी पावर होती है इसके पास। इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ पाते हो कि कभी कभी आपने देखा होगा महिला आयोग के बारे में, महिलाओं से संबंधित कोई मामला जाता है तो महिला आयोग जो है क्या है, ठीक है, एक्टिव मोड में आता है तो जा करके क्या है, जो है थाना इन सब पे क्या करता है, निर्देश देता है कि आप इतने दिन में आप जो है उनको गिरफ्तार करिए, ऐसे से करिए, तो गाइडलाइन निर्देश दे सकता है। तो यही चीज़ें हैं एससी एसटी एक्ट में। एक चीज़ समझ लीजिए, सारे तीनों में कॉमन हो जाएंगे, इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। उत्पीड़न संबंधित शिकायतों को सीधे कार्रवाई कर सकता है, इसके पास क्या है जानते हैं कि नहीं। अब यहाँ से समझ में आता है इसकी शक्तियाँ, तभी आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर लिखी हैं इसकी शक्तियाँ, ये जो लाइनें लिखी हैं ना यहाँ से यहाँ, उसके ऊपर कार्य थी, यहाँ से यहाँ इसकी क्या है, शक्तियाँ लिखी हैं। क्या लिखी हैं इसके नीचे यहाँ पर, इसकी शक्तियाँ। ठीक है, शक्तियाँ क्या है, तो पहली बात आप इसके पास देखो, जैसे कोई भी न्यायालय है उसके पास क्या होता है, न्यायालय के पास जो है दीवानी और फौजदारी, दीवानी माने सिविल न्यायालय की शक्तियाँ, सिविल मामलों से संबंधित शक्तियाँ, और
क्रिमिनल मामलों से संबंधित शक्तियाँ होती हैं ना, तो इसके पास माने SC/ST आयोग या OBC आयोग के पास जानते हैं दीवानी न्यायालय माने सिविल न्यायालय संबंधित सारी पावर होती है। अगर इतना समझ गए होंगे आप तो क्रिमिनल मामलों को छोड़ करके अगर कोई सिविल मामला है SC/ST संबंधित, अगर उनका उत्पीड़न हुआ है, देन वो सीधे जाकर के कोर्ट की तरह कोर्ट में न जाकर के अगर इनके पास शिकायत दर्ज करते हैं तो ये दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ रखने की वजह से वो उत्पीड़न संबंधी शिकायतों पर सीधी कार्रवाई कर सकते हैं और इस तरीके से शिकायतों की जांच करने के लिए किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकते हैं। आपने सुना होगा ना, जैसे समन भेजा जाता है 1, 2, 3 हाई कोर्ट या माने जिला कोर्ट या किसी भी कोर्ट के द्वारा, है ना। तो इस तरीके से माने इसके पास दीवानी न्यायालय होने की वजह से क्या है, ये किसी भी व्यक्ति को शिकायत मिलने पर क्या है उसके अगेंस्ट सम्मन जारी कर सकता है। इसकी भी शक्ति है। शपथ पत्र पर उसकी परीक्षा और साक्ष्य प्राप्त कर सकता है, ठीक है। किसी भी हलफनामे को प्राप्त कर सकता है कि आप लिखित रूप में दीजिए कि आपने किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया है, या उसकी समीक्षा कर सकता है या उसकी जांच पड़ताल कर सकता है कि सही आप कह रहे हैं या गलत। और किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख माने पब्लिक जो, ठीक है, रिकॉर्ड होते हैं जिन्हें रिकॉर्ड के रूप में यूज किया जा सकता है, उसे क्या है उनकी कॉपी या उनको या उस अभिलेख को डायरेक्ट या उसकी फ़ोटो कॉपी मांग सकता है। माने किसी न्यायालय में जा कर के क्या है जो भी लोक साक्ष्य होते हैं, अभिलेख होते हैं, ठीक है, उसे ये क्या है डायरेक्ट मांग सकते हैं, ठीक है, शिकायतों को सुनने के दौरान। और साक्ष्यों एवं दस्तावेज की परीक्षा हेतु तो क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति या संस्था के अगेंस्ट सम्मन जारी कर सकते हैं। नोट की बात कर लीजिए तो नोट में आप देख लीजिए, यहाँ पर नोट एक छोटा सा लिखा है, क्या है, आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष, ठीक है, एक वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रदान किया जाता है या राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति जिसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाता है। और अगर राज्यों से संबंधित है, अगर उस जो है प्रतिवेदन में, रिपोर्ट में कुछ मामले राज्यों को एडवाइस देने संबंधित है, तो राष्ट्रपति ऐसे मामलों को, रिपोर्ट का वो हिस्सा किसको भेज देगा, वो हिस्सा राज्यों के राज्यपाल को दे देता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल की दोनों पटलों अर्थात विधानसभा और विधान परिषद के पटल पर रखवाता है, ठीक है। और वहाँ पर माने संसद की पटल पर और विधानमंडल की पटल पर क्या है रखवाने के बाद उनकी सिफारिशों माने SC/ST आयोग या OBC आयोग की सिफारिशों पर क्या है, सिफारिशों को स्वीकार अथवा बहस के दौरान स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, ये पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, किंतु अगर सदन के द्वारा उसके द्वारा की गई सिफारिश को अगर अस्वीकार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सदन को अस्वीकार किए जाने के कारण का उल्लेख करना आवश्यक होगा। मनमानी नहीं कि बिना बताए ऐसे ही आप रख लें, समझ गए कि नहीं। एक्चुअली मुझे इसलिए हंसी आ गई थी कि मेरे पार्टनर जो है आए गेट खोल करके तो बहुत तेज़ी से हंस रहे हैं मुंह पे हाथ लगा करके कि मैं अकेले पागल की तरह क्या ही बड़बड़ा रहा हूँ, ठीक है, न कोई ऑडियंस न कोई कुछ। तो आगे देख लीजिएगा पिछड़ा वर्ग संबंधी जो प्रावधान है, तो अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, एक आयोग का प्रावधान किया गया था जिस आर्टिकल के तहत अब तक 2 बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। प्रथम आयोग का गठन काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के नाम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो काका कालेलकर के अध्यक्षता में 1953 में और द्वितीय जो है वो BP मंडल की अध्यक्षता में 1979 में, ठीक है। ये दोनों ही पेपर में आते हैं, ध्यान से याद रखिएगा। काका कालेलकर 1953 में किससे संबंधित है, पिछड़ा वर्ग से। BP मंडल समिति किससे संबंधित है,
1979 की, तो पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। क्यों? क्योंकि बीपी मंडल वाली जो आज 27% ओबीसी को आरक्षण मिलता है ना, ये बीपी मंडल की ही देन है, इसलिए आपको याद रखना है। देखो सीक्वेंस कैसे मैं आपको याद कराता हूँ जो कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो बीपी मंडल जो समिति का गठन किया गया था वो 1979 में, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया 1980 में, और इन्होंने एक सिफारिश किया और सिफारिश में कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए, और इनकी सिफारिश को सरकार ने लागू, सरकार में जो जनता सरकार थी उस समय की, तत्कालिक कांग्रेस नहीं थी, जनता दल था, जनता सरकार जो थी वो 1990 में, रिपोर्ट आई 1980 में, रिकमेंडेशन दिया 80 में, लेकिन लागू कब कर रही जनता सरकार? 1990 में। 1990 में 27% आरक्षण लागू कर रही है, ठीक है। और 92 में जो क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया, जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर है, ठीक है, वो क्रीमी लेयर में आते हैं, मतलब उनको ओबीसी का लाभ नहीं मिलता है। तो ये इम्प्लीमेंट हुआ 1992 में। लेकिन आगे चल करके 1993 में, कब? ये डेट रखनी होगी। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन करके 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत अनुच्छेद 338 का ख जोड़ा गया, जिसके तहत जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था उसको अब संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक ये उसी प्रकार है जैसे याद होगा आपको बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ, जिन्होंने त्रिस्तरीय समिति का, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन करने की सलाह दी, और सरकार ने, है ना, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1959 में क्या है, नागौर राजस्थान से त्रिस्तरीय व्यवस्था भी शुरू कर दिया। लेकिन सोचो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1992 के अधिनियम के द्वारा उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो माने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन तो किया गया, लेकिन 93 में ही कर दिया गया, लेकिन 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा 338 के ख के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, नोट की बात कर लीजिए तो नोट 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो किन्नर हैं उन्हें थर्ड जेंडर किन्नर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा थर्ड जेंडर में शामिल करते हुए इन्हें ओबीसी में शामिल कर दिया गया। इसका मतलब वर्तमान में किन्नर क्या हैं, ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया, कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रावधान। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है देन ज़रूर कमेंट किया करिए, थोड़ा बहुत उससे समझ में आए कि कैसा आप लोगों को लगता है, क्या समझ में सही आ रहा है या उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है या क्या करना है, ज़रूर आप बताया करिए। ठीक है, ओके, तो चलिए यहाँ रुकते हैं। थैंक यू क्लास।